हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ। मैं एक पास वाले स्कूल में प्राइमरी की टीचर हूँ। मैं या तो पहली या तो दूसरी क्लास को पढ़ाती हूँ। मैं अपने पति आहान पुरुष 29 जो एक अकाउंटेंट हैं और अपने प्यारे बच्चे चिराग के साथ रहती हूँ। हम एक बेहद खुशहाल परिवार हैं और मुझे बच्चों के साथ काम करना पसंद है। मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ और ज्यादा अमीर बनने की उम्मीद भी नहीं रखती। मेरी जिंदगी अभी जैसी है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मेरे पास मेरा सपनों का परिवार और सपनों की नौकरी है। फिलहाल मैं थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, लेकिन ये कभी भी मेरे दर्दनाक बचपन जितना बुरा नहीं है। मुझे कुछ बातें बता देने दीजिए, जैसे कि जब मैं 7 साल की थी, मेरी माँ की हिट एंड रन की वजह से तुरंत मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार ने मेरी माँ को टक्कर मार दी। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी और सिर्फ वही एक विटनेस थी। उन्होंने ये तो बताया कि कार कैसी दिखती थी और उसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था, पर उसका नंबर नहीं बता पाई। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अस्पताल पहुंचने और मदद पाने से पहले ही मेरी माँ की मौत हो गई थी। जिस आदमी ने उन्हें ठोकर मारी थी और वहां से भाग गया था, वो कभी भी नहीं पकड़ा गया। मेरी माँ को कभी न्याय नहीं मिला और ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अंतिम संस्कार मेरे लिए मुश्किल था। मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो अब जिंदा नहीं है। मुझे वो दिन अब ठीक से याद भी नहीं है। हर जगह से लोग आकर मुझे बता रहे थे कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी। मेरी माँ की तरफ से कोई भी नहीं आया था। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी और किसी ने मुझे कभी बताया भी नहीं। मैं निराशा से भरी हुई थी। मुझे देखभाल और आराम की जरूरत थी। जब से मैं पैदा हुई थी, मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। वो एक कैशियर के रूप में काम करती थी और उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो वो दे सकती थी। इन सालों के दौरान मैंने अपने पापा को ज्यादा नहीं देखा। वो मेरे सोने के समय घर वापस आते थे। जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करती, मेरी माँ मुझे हमेशा रोक देती थी। मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पापा मेरी देखभाल नहीं कर सके। वो मेरी देखभाल करने की कोशिश भी नहीं करना चाहता थे। मैं अपनी माँ को याद करके दिन रात रोती रहती थी। उन्होंने एक बार भी मुझे फुसलाने या सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। मैं हर सुबह ये सोचकर उठती थी कि वो सब एक बुरा सपना था और मेरी माँ अभी भी मेरे पास ही है। मुझे वे दिन याद हैं जब मैं भूखी थी और स्कूल में लंच ले जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। किचन में सामान नहीं था। मैं चाहकर भी अपने लिए सैंडविच नहीं बना सकती थी। स्कूल अक्सर मेरे पापा से शिकायत करता था इस बात के बारे में, लेकिन उन्हें ना इस बात की कोई चिंता थी, न शर्म या परवाह। मैंने स्कूल के कई दिन मिस किए और आखिरकार सब कुछ खुद ही करना सीख लिया। मैंने उनसे कई बार पैसे चुराए और स्कूल में लंच के लिए पैसे दिए। वो हर समय इतना नशे में रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था। स्कूल में लोग मुझसे पूछते थे कि मैं क्यों रोती रहती हूँ, और मैं बस यही इतना ही कहती थी कि मुझे मेरी माँ की याद आती है। मेरे पापा जब कभी बाहर से खाना लाते थे, तब मैं उनका बचा खुचा खाना खा लेती थी। वो हर दिन शराब पीकर मुझे सिर्फ इतना ही बोलते कि मैं उन पर कितना बड़ा बोझ हूँ। वो कभी कभी औरतों को घर लाते थे और वो अच्छी थी, मेरे साथ ढंग से पेश भी आती थी और मुझे ये भी बोलती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने नशे में धुत दोस्तों को भी घर ले आते थे। वे इतने अच्छे नहीं थे और वो हमेशा बहुत जोर से हंसते थे। मेरे पिता मुझसे 7 साल के बच्चे से अपेक्षा करते थे कि मैं ट्रे लेकर जाऊं और उन्हें परोसूं। धीरे धीरे करके ये सब और खराब होने लगा। अब उन्होंने मुझ पर गालियां बरसानी शुरू कर दी थीं। एक बार उन्होंने मुझे पैसे चुराते हुए पकड़ लिया और फिर बहुत मारा। मैंने आशा खो दी थी और हार मान ली थी। मैं हर दिन प्रार्थना करती थी कि चीजें या तो बदल जाए या फिर मेरे पापा कहीं चले जाएं, और मेरी वो इच्छा पूरी भी हो गई, कम से कम मेरी जिंदगी के काफी सालों तक। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो एक तो घर बंद था और ऊपर से मेरे पापा भी घर पर नहीं थे। पड़ोसी ने मुझे देर रात बाहर बैठे देखा और अंदर ले गई। पुलिस को बुलाने से पहले उसने 1 दिन तक इंतजार किया। पुलिस ने मेरे रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश की। मेरे पापा के भाई और उनकी पत्नी आए। वे मुझे अपने घर ले गए। ये फैसला लिया गया कि मुझे चाइल्ड केयर में भेजा जाएगा, लेकिन कुछ हफ्ते उनके साथ रहने के बाद उन्होंने मेरी देखभाल करने का फैसला किया। मेरी चाची के अपने बच्चे नहीं हो सकते थे,
इसलिए उन्होंने मेरी कस्टडी ले ली। मैं खुश थी कि मेरे पापा चले गए और मैं अब उस नरक में नहीं थी। वे मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और मेरी देखभाल करते थे। मैं उन्हें अंकल अरविंद और आंटी जानकी बुलाती हूँ। पूरी घटना को खत्म होने में काफी समय लग गया और ये मुझे आज तक परेशान करती है। मुझे स्कूल के साथ साथ थेरेपी भी लेनी पड़ी, पर बहुत समय बाद वो काम आई। सभी ने कहा कि मैं बहुत बहादुर हूँ। मैंने अपने पति आहान से ये वादा करने के लिए भी कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो वो मेरे बेटे की देखभाल करेगा। उसने कहा कि वो समझता है कि मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, पर वो ये भी चाहता है कि मैं इन बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करूं। उसने मुझे वादा किया कि वो हमारे बेटे का ख्याल रखेगा और हम दोनों साथ में बूढ़े होंगे। तो ये सब मेरी पास्ट की बात है जो मैंने आपको बताई, ताकि आप समझ सके कि मेरा और मेरे पापा का कैसा रिश्ता है। चलो मैं अब बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। ये उस समय की बात है जब मैं हनीमून से वापस लौटी थी। मैं और आहान अंकल अरविंद और आंटी जानकी से मिले। हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे कि मैं गर्भवती हूँ। मैं चीज़ें जैसी चल रही थी उससे बहुत खुश थी। मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी। मेरे चाचा और चाची इस बात से बहुत खुश थे। हम सभी डिनर कर रहे थे, तभी दरवाजे पर एक नॉक आई। ये वही समय था जब सब कुछ बदल गया और मेरे बचपन की सारी बुरी यादें वापस आ गई। मेरे पापा मुझे छोड़ने के सालों बाद अपनी पत्नी आयशा, स्त्री 41 के साथ मेरे चाचा के दरवाजे पर आए थे। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपने भाई से मिलने और कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। पहले तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। उन्होंने सोचा कि मैं अपने चाचा की बेटी हूँ। उन्होंने कमेंट किया कि कैसे मेरे चाचा का कोई बेटा नहीं है। ये बात सुनकर हर किसी ने उनकी तरफ घृणा से देखा। मेरी चाची ने कहा कि वो पागल है कि वो खुद की बेटी को भी नहीं पहचान पाया। वो भी उतना ही हैरान था जितना मैं थी। उन्होंने फिर मुंह फाड़ के कहा कि उन्हें तो लगा था कि मैं किसी अनाथालय में होंगी, पर मेरे चाचा का मुझे अपने घर ले आना बहुत दया वाली बात थी। उन्होंने हमें शादी और बच्चे की बधाई दी। मैं सच में उन्हें देखकर खुश नहीं थी। मेरे चाचा भी उन्हें देखकर बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ दिनों अपने यहाँ रहने दिया। मेरे चाचा ने मुझे बचपन में बताया था कि जब मेरे पापा बड़े हुए तब उन्होंने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी थी। बचपन में कभी दोनों भाई करीब हुआ करते थे। उन्होंने ये भी बोला था कि घर में सबसे छोटा होने की वजह से मेरे पापा बहुत आलसी और स्वार्थी इंसान थे, लेकिन उनके बड़े होने के बाद ये आदत और बेकार हो गई। मेरी चाची नहीं चाहती थी कि वो वहाँ रुके और इसकी वजह से मेरी चाची और मेरे चाचा में झगड़ा भी हुआ। उन्होंने मेरे चाचा को याद दिलाया कि ये वही आदमी था जिसने मुझे पीछे छोड़ दिया था और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। मेरे पापा मुझसे बात करना चाहते थे, पर मैं उनसे अभी भी नाराज थी कि उन्होंने एक ऐसी बच्ची की देखभाल नहीं की जिसने कुछ समय पहले ही अपनी माँ खोई थी। उनकी वजह से मैंने सिर्फ बुरे दिन ही नहीं देखे, बल्कि मेरा पूरा बचपन खराब हो गया था। वो इस बात पे न तो शर्मिंदा थे और न ही मुझसे माफ़ी मांगना चाहते थे। उनकी हिसाब से मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे उन सब चीज़ों के बारे में भूल जाना चाहिए। उन्होंने बस इतना कहा कि वो मेरी माँ के मरने से इतना परेशान और दुखी हो गए थी कि मेरी देखभाल नहीं कर पाए। वो पूरी बात सिर्फ उनके और उनके दर्द के बारे में थी। वो मेरा कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने इतना तक कह दिया कि मैं बहुत छोटी थी और उन सब के बारे में भूल गई थी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझ में उन्हें मेरी माँ दिखती है और इसी वजह से उन्होंने मुझसे घृणा करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी पत्नी आयशा को बताया कि एक अकेले एक बच्चे का ध्यान रखना कितना मुश्किल होता है। उनकी बीवी ने जवाब दिया कि वो इस बात को अच्छे से समझती है। इन सब बातों ने मेरे पापा के साथ मेरी बुरी यादें ताज़ा कर दी हैं। आहान ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि मैं गर्भवती थी और वो मेरे आसपास कोई नकारात्मकता नहीं चाहता था। मेरे पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने इसके बाद 2 बार शादी की और अब वो अपनी पत्नी आयशा और उसके पूर्व पति से हुए बेटे सार्थक के साथ रहते हैं। आयशा ने मुझे ये इम्प्रेशन दिया कि वो सिर्फ एक ट्रॉफी पत्नी बनना चाहती है और बस इतना चाहती है कि कोई उसके बच्चे के लिए उसे पैसा देते रहे। वो न अपने और न अपने बच्चे के लिए कुछ करती थी, जिसका मतलब था कि वो पूरी तरह से मेरे पापा पर निर्भर थी। उसने ये तक कहा कि वे दिन बेहतर थे जब पुरुष काम पर जाते थे और पत्नियां घर की देखभाल के लिए घर पर रहती थीं। मेरे पापा उसके साथ इसलिए थे क्योंकि वो अकेला रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
वैसे भी कोई भी समझदार व्यक्ति उससे शादी नहीं करेगा या उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। जब मुझे लगा कि मैं और नहीं सह पाऊंगी, तो हम दोनों ने वहां से तुरंत निकलने का फैसला किया। मेरे चाचा और चाची दुखी थे कि हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने लंबे समय तक रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन वे समझ गए कि हम क्यों जा रहे थे और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरे पापा और आयशा भी कुछ दिनों के बाद चले गए। मेरी चाची ने मुझे फोन पर बताया कि वे सबसे बेकार तरह के गेस्ट थे। वो यहाँ तक कि खुद की गंदी प्लेट्स भी सिंक में नहीं डालते थे। यहीं से परेशानी शुरू हुई। मेरे पापा के मेरे चाचा के यहाँ आने के 1 महीने बाद मुझे आयशा से एक फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है। पहले तो मैंने कहा कि हम नहीं आ सकते, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही और मदद के लिए रोते हुए हमें बुलाती रही। हम गाड़ी से उस अस्पताल तक गए जहाँ वो एडमिट थे। वे मेरे चाचा और चाची के पड़ोस के शहर में रहते थे। आयशा बहुत ज़्यादा परेशान थी। आयशा ने मुझसे सार्थक की देखभाल करने की रिक्वेस्ट की। मैंने ये रिक्वेस्ट मान ली क्योंकि मुझे बच्चे पसंद थे और उनकी देखभाल करना भी। उसकी देखभाल करना सच में मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे हर समय वीडियो गेम खेलने की आदत थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और वो सच में बात नहीं कर रहा था। वो अपनी उम्र के हिसाब से एक अजीब बच्चा था। आयशा मेरे चाचा और चाची को कांटेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि वे देश के बाहर छुट्टियों पर थे। मेरे पापा को कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की ज़रूरत थी। यदि उन्हें दोबारा दिल का दौरा पड़ता तो चांसेस थे कि उनकी मौत हो सकती है। आयशा ने कहा कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था और वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। वो अस्वस्थ लाइफस्टाइल जीते थे और बीमा का दावा नहीं कर सकते थे। आयशा ने हमसे पैसे की भीख मांगी। उसने कहा कि अगर मेरे पापा की मौत हो गई तो उसके और उसके बेटे का कोई नहीं होगा। मैं थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि मैंने हाल ही में अपनी शादी पर बहुत पैसा खर्च किया था और मैं और खर्च नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा खुद का एक बच्चा होने वाला था। मैं कन्फ्यूजन में थी, क्योंकि उन्होंने भले ही मुझे छोड़ दिया था, वो थे तो मेरे पापा ही। आयशा लगातार मुझे पैसों के लिए परेशान करती रही। मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला था। मैंने अपना इमरजेंसी फंड अपने पापा को उनकी सर्जरी के लिए दिया। मैं अपने स्कूल के बच्चों को लगातार दयालु होना सिखाती रही हूँ, इसलिए मैं जो बोलती थी उस पर अमल भी करना चाहिए। आहान को ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपनी इमरजेंसी फंड उन्हें दे दी। उसके पास खुद बहुत पैसा नहीं था। वो भविष्य की इमरजेंसी के बारे में सोचकर परेशान था और समझता था कि बच्चे के लिए पैसे बचाकर रखना कितना ज़रूरी है। जो हो गया सो हो गया। मैंने जो पैसा दिया वो उसकी सर्जरी की आधी लागत थी। मेरे पापा ने किसी तरह बाकी पैसा संभाला। मैंने आयशा और मेरे पापा को इस बारे में बात करते हुए सुना कि कैसे उसके बैंक में पैसे थे और फिर भी उसने उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। मैंने मन ही मन सोचा कि वो कितनी ज़्यादा लालची इंसान थी। मैं सर्जरी के लिए नहीं रुकी क्योंकि आहान नहीं चाहता था कि इसका असर हमारे ज़िंदगी पर पड़े। वो मेरी और बच्चे की हेल्थ की बहुत चिंता करता था। सर्जरी के बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। जब मैं बहुत गर्भवती थी तब भी मैं उनसे मिलने गई। वे नहीं जानते थे कि एक गर्भवती महिला का ध्यान कैसे रखा जाता है। ये बात तो पक्की है। मैंने उन्हें नियमित रूप से फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने उठाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे अब मुझसे कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते थे। मुझे अब उनके साथ कांटेक्ट में रहना बेवकूफ़ी सा लगा। मेरे बेटे चिराग के जन्म के बाद वे मुझसे मिलने नहीं आए या फ़ोन भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अंकल अरविंद और आंटी जानकी कांटेक्ट में रहे। वे नियमित रूप से मुझसे मिलने आते हैं और हम भी छुट्टियों में उनसे मिलने आते हैं। मेरा बेटा उन्हें दादा और दादी कहता है। मैंने अपने पापा या आयशा से फिर कभी कुछ नहीं सुना और न ही मेरे चाचा और चाची ने। सब कुछ ठीक चल रहा था और हालांकि हम अपना बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे, पैसे की तंगी की वजह से मुझे मेरे बेटे और अपने काम के बीच एडजस्ट करना पड़ा। अब जब हमने उन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली है, तब मैं आपको मेरे साथ होने वाली अभी की परेशानी की बात बताना चाहती हूँ। आहान अचानक से बीमार महसूस करने लगा और कुछ ऐसा निकला जिसकी हमें ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसे ट्यूमर था। उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ी। छुट्टी के समय उसकी कंपनी ने उसे पेड लीव देने से मना कर दिया। एक टीचर के रूप में मुझे अपने सैलरी में सभी खर्चों को एडजस्ट करना पड़ता था। मुझे अपने बेटे के लिए एक नैनी की मदद लेनी पड़ी, जबकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी। वो पूरा दिन डे केयर में रहता था और शाम को नैनी के साथ।
मैं अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिता पा रही थी। ये बात मुझे बहुत दुहक पहुंचाती थी। मेरा बेटा शुरू में मेरे लिए रोया, लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत बिजी थी। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगी थी। इस पूरी चीज ने मुझे शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से थका दिया। इंश्योरेंस कुछ ही पैसा दे पाता था। ट्यूमर सर्जरी के दौरान चाचा और चाची ने चिराग की देखभाल की। सर्जरी सफल रही, लेकिन उसकी रिकवरी धीमी थी। वो महीनों तक काम पर वापस नहीं जा सका। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे आहान की नर्स का भी काम करना पड़ा और स्कूल की टीचर का भी। मुझे सच में मदद की जरूरत थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किससे मांगूं। इसके बाद मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने सुना है कि मेरे पापा का उनके शहर में एक DIY स्टोर था और वो अच्छा चल रहा था। निराश होकर मैं इस उम्मीद में उनके पास पहुंची कि वो मेरी मदद करेंगे। मैं बहुत गलत थी। मैंने उनके लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए आभारी होने के बजाय उन्होंने कहा कि वो आयशा थी जिसने पैसे मांगे थे, उन्होंने नहीं। उन्होंने रोते हुए कहा कि वो मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए पैसे की जरूरत है। मैंने आयशा से उसी तरह विनती की जैसे उसने मुझसे विनती की थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे पापा की मदद करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने बोला कि मेरी देखभाल करना भी उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आयशा ने बोला कि उन्हें सार्थक के लिए पैसे की जरूरत थी और चीजें महंगी हो रही थीं। आयशा ने कहा कि मेरे पापा अकेले पैसा कमाने वाले थे और अब ज्यादा समय नहीं है जब वो काम नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा कि उनके घर पर बहुत पैसा खर्च हुआ था। उनके पास एक अच्छी कार भी थी। मैंने उनके स्वार्थी होने के लिए उनकी निंदा की। मैं आराम से देख सकती थी कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है और वे मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। मुझे उनकी मदद के लिए अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करने का अब दुहक हो रहा है। पिछले कुछ साल हमारे लिए मुश्किल रहे हैं। मैं ज्यादा पैसे भी नहीं बचा पाई थी। मैंने बचत करने के बजाय छुट्टियों पे जाने पर खुद को बुरा कहती रही। मेरी जिंदगी में सब कुछ बेकार चल रहा था। स्कूल ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रही हूँ। सब कुछ बिखर रहा था। मेरा पति बीमार था और मैं दर्द में थी। मेरा घर अव्यवस्थित था। मैं अपने बेटे के साथ उतना समय नहीं बिता पा रही थी। उन पैसों से काफी मदद मिल सकती थी। मेरे चाचा और चाची मेरी हेल्प के लिए आए और मेरे बेटे को अपने साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे नैनी और डेकेयर पर खर्च नहीं करना पड़ा। वो बहुत छोटा था और समझ नहीं पा रहा था कि उसके पापा बहुत बीमार हैं। मैं गुस्से से जल रही हूँ कि मेरे बाप और उसकी बीवी ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों नरक में सड़ें। मैंने स्वीकार किया कि मुझे आहान की बात सुननी चाहिए थी। मुझे पता है कि अगर मैंने उन्हें पैसा नहीं दिया होता तो कोई भी नहीं देता। उन्होंने मुझे बोलने की कोशिश की कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो एक बूढ़े आदमी से उसकी सर्जरी पर खर्च किए गए पैसे वापस मांग रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे कर्म बदले की आशा से नहीं किए जाते। मैं इन सब के बारे में बहुत सोचती हूँ। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत गलत है। मुझे ये जानना है कि क्या मैं गलत हूँ। क्या मैं सचमुच में गलत हूँ? कुछ हफ्ते बाद मुझे गौरव नामक किसी आदमी का फ़ोन आया। उन्होंने कई बार फ़ोन किया और मुझसे मिलने की जिद की। सबसे पहले तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरी स्थिति में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं किसी अजनबी से नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन मैं परेशान भी थी। मैंने उसकी बात सुनने का फैसला किया। मैंने सोचा कि वो उन लोगों में से एक होगा जो ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करता है। मैं गलत थी। वो मेरे पिता का दोस्त निकला। मेरे पापा और गौरव एक दूसरे को सालों से जानते थे। वे एक ही शहर के रहने वाले थे। वही शहर जहां मेरा जन्म हुआ, वही शहर जहां मेरी माँ की मौत हुई। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और बताया कि मेरे पापा और मेरी माँ ने काफ़ी कम उम्र में शादी कर ली थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मेरे पापा ने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया। मेरे पापा अक्सर मेरी माँ को धोखा देते थे। गौरव ने मुझे बताया कि मेरी माँ एक मजबूत महिला थी और उसके अपमानजनक व्यवहार, शराब पीने और लगातार बेवफाई के कारण वो उसे छोड़ने वाली थी। गौरव ने कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि मैं अच्छी हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मेरा परिवार इस कठिन समय से उबर जाएगा। फिर उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि वो मेरे पास क्यों आया। गौरव ने बताया कि वो मेरे पापा को ऐसे क्लाइंट से मिलने में मदद करता था
जिनको अपना घर ठीक करवाना होता था। मेरे पापा ने गौरव को धोखा दिया था। उन्हें एक कमीशन मिलना था जिसे मेरे पापा देने से पीछे हट गए। कमीशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो बदला लेना चाहते थे। उन्होंने बताया कि मेरे पापा लोगों से मदद पाने के लिए हमेशा एक सिसकने वाली कहानी का इस्तेमाल करते थे। कोई न कोई हमेशा उस पर दया करके, हार मान करके उनकी मदद कर देता था। गौरव ने पिछले कई सालों में काम में कई बार मेरे पापा की मदद की है, लेकिन अब वो उनकी उस हरकत से परेशान हो गए थे। गौरव ने मुझे बताया कि मेरे पिता टैक्स चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। वो नकली सामान भी बेचते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को मूर्ख बनाया है और उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। वो लोगों की मेहनत की कमाई ले रहे हैं और उसे बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, और साथ ही अतीत में दिल का दौरा पड़ने के बावजूद बेकार लाइफस्टाइल जी रहे थे। मैं ये सब सुनकर चौंक गई थी। मेरा और गौरव दोनों का मकसद एक ही था, बदला लेना। गौरव को महसूस हुआ कि मेरे पापा बहुत कुछ कर रहे हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए किसी की ज़रूरत है। अब ये सिर्फ मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए नहीं कर रही थी, ये उनकी बेवकूफ़ी और मेरे बचपन में मेरे साथ न रहने का भी फल था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसके लिए उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। मरने से पहले उन्होंने मेरी माँ के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। वो एक दुष्ट, चालबाज आदमी है जिसने खुद को सबसे बड़ा दुखी आदमी दिखाने की कोशिश करी। मेरे बचपन को बर्बाद करने के बावजूद मैंने उनकी मदद की और उन्होंने कभी इसके लिए मुझे थैंक्स तक नहीं बोला। गौरव ने मुझे मेरे पापा के खिलाफ सारे सबूत दिए। वो एक सम्मानित व्यक्ति थे और उन्हें हर चीज़ के बारे में पता था। हम इसे अपने बीच रखने पर सहमत हुए। गौरव नहीं चाहता था कि वो भी इन सब में शामिल हो। प्लान मेरे पापा को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठने का था। गौरव को कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने उससे वादा किया कि उसे उसका कमीशन मिलेगा। मैंने इस सब के बारे में अपने पापा से बात की और उन्हें धमकी दी कि अगर वो चाहते हैं कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो उन्हें मुझे उनकी सर्जरी पर खर्च किए गए पैसे से 2 गुना पैसा देना होगा। उसने खुद को ये कहकर बचाने की कोशिश की कि भले ही वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास उस तरह का पैसा है। वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही हार मान ली। उसने मुझे वो सारा पैसा दे दिया जो मैंने मांगा था। इसमें से कुछ बड़े बंडल भी थे। मैं पूरी बात से घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी मैं घर में नकदी छिपाने में कामयाब रही। शुरू में मुझे घर में इतना सारा पैसा होने का डर लगा रहता था, लेकिन फिर सारा डर शांत हो गया। मैंने गौरव को उसके पैसे और कुछ बोनस राशि भी दे दी। मुझे खुशी है कि उसने मदद की और हम सोचने लगे कि क्या इससे मेरे पापा को एहसास होगा कि वो एक बेवकूफ़ है। उन पैसों से काफ़ी मदद मिली। मैंने कुछ महीनों के लिए एक घरेलू हेल्प रखने का फैसला किया। आहान पूरी तरह से ठीक हो गया और इस मुश्किल समय ने हमें करीब ला दिया था। आहान काम पर वापस जाने लगा। हालात बेहतर हो गए। मुझे चिराग से दूर समय नहीं बिताना पड़ा। हमने एक परिवार के रूप में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। हम जानते थे कि ट्यूमर वापस आ सकता है और अगर ऐसा होता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हमने एक सबक सीखा कि जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। मैंने आहान को अपने पिता के बारे में सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसने मुझसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं किसी को ब्लैकमेल करूंगी, लेकिन मेरे पापा इसके हकदार हैं। मेरी चाची और चाचा अभी भी इस बात से अनजान हैं कि क्या हुआ था, और मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम उन्हें न बताएं। थोड़े और समय के बाद कर्मा ने अपना काम शुरू कर दिया। मेरे पापा के लिए हालात और खराब होने लगे। आयशा को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे पहले ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके पास हमेशा पैसा रहता था। मेरे पापा ने अपने ट्रैक को कवर करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। वो हर समय सबूत सामने आने को लेकर परेशान रहने लगे थे। आयशा ने खोजबीन शुरू की और उसे वो बात पता चल की गई जो मेरे पापा उससे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानती थी कि इन सब का मतलब है कि पुलिस से पंगा लेना पड़ सकता है। वो पैसा तो चाहती थी, लेकिन किसी भी कानूनी परेशानी से दूर भी रहना चाहती थी। साथ ही वो अपने बेटे और खुद के लिए एक ढंग का फ्यूचर भी चाहती थी। आयशा ने मेरे पापा की पीठ पीछे एक और आदमी से मिलना शुरू कर दिया। वे मेरे पापा का पैसा खर्च कर रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे। शादी के दौरान मेरे पापा नियमित रूप से आयशा की पीठ पीछे अन्य महिलाओं से मिलते रहते थे। आयशा को इन सब के बारे में पता था,
फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसके पास पैसे आ ही जाते थे। जब आयशा को लगा कि सही समय है, तब उसने कोर्ट में डाइवोर्स की अर्जी दायर की। उसने इसका कारण मेरे पापा की अडल्ट्री दी। यहाँ तक कि उसने मेरे पापा के पैसे का इस्तेमाल एक वकील के लिए भी किया। उसके पास दुनिया भर के सारे सबूत थे कि मेरे पिता उसे लगातार धोखा दे रहे थे। उसने दावा किया कि वो शराबी और गाली गलौज करने वाले आदमी थे। उसने सार्थक से भी ये कहलवाया। हर किसी ने उस पर विश्वास किया। उसे घर, कार और बहुत सी अन्य कीमती चीजें डाइवोर्स के बाद मिली। जिस आदमी को वो मिल रही थी, वो उसके साथ रहने लगा और वो भी अच्छी खासी रकम कमा रहा था। वो मेरे पापा से बहुत छोटा था और फिट भी। मेरे पापा अब बेघर हो गए थे और उन्हें एक नई जगह ढूंढनी पड़ी। वो हर समय नशे में रहते थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन बचपन में मैंने जो झेला था उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। वो एक एडल्ट है, लेकिन मैं 7 साल की एक असहाय बच्ची थी। अगर मेरे चाचा ने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरे साथ क्या हुआ होता, ये सोचकर ही मैं कांप जाती हूँ। उनको तो और भी दुख और दर्द मिलना चाहिए था। सबक वो तभी सीख पाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी दोबारा कभी मुलाकात होगी। उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरे चाचा से कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो इस बात पर रोने लगे कि वो कितना अकेला महसूस करते हैं और जिंदगी ने कैसे उन्हें सिर्फ दर्द ही दर्द दिया है। उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई। उनकी दूसरी पत्नी एक नक्कार थी। तीसरी को कोई मतलब नहीं था और चौथी सारा पैसा लेकर चली गई। उन्होंने खुद को प्यार में बदकिस्मत बताया। मेरे चाचा ने उन्हें दरवाज़ा दिखाया। शायद उन्हें अपने सभी कर्मों पर पछतावा भी नहीं है। वैसे भी ये सब उनके लिए बुरा नहीं है। उनके पास अभी भी दुकान है और उनका गंदा काम उन्हें वापस आसमान में ला सकता है। वैसे भी उनकी बेकार आदतें उन्हें ज़्यादा समय तक काम नहीं करने देगी। या तो वो शायद वृद्धाश्रम में चले जाएंगे या मर जाएंगे। मुझे सच में उनकी कोई परवाह नहीं है और मैं कभी उससे संपर्क नहीं करूंगी या उससे मिलने नहीं जाऊंगी। मुझे अपने परिवार पर ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि वे बहुत कुछ सह चुके हैं। कुछ और समय बाद गौरव ने हमारी एक मीटिंग में मुझे बताया था कि एक ड्रिल मशीन में विस्फोट हो गया और आग लग गई। उनके कर्मों ने बहुत से लोगों को खतरे में डाला है और उन्हें मूर्ख बनाया है। मुझे ये भी लगा कि उन्होंने अपना सबक नहीं सीखा है और मेरे अंदर छिपी चुड़ैल उनकी जिंदगी को और भी अधिक बर्बाद करना चाहती थी। उसे अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि वो कितना घटिया आदमी है। मुझे कुछ करना था, इसलिए मैंने एक एनोनिमस टिप ऑनलाइन सबमिट कर दी। इसमें कुछ महीने लग गए, लेकिन आखिरकार मेरे पापा को टैक्स चोरी और नकली सामान बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिर्फ मैंने ही नहीं किया, बल्कि बहुत से लोगों ने शिकायत की कि उन्हें नकली सामान मिले हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत तलाशे और उन्हें दोषी पाया गया। ये सब उनके लिए बहुत बुरा था। इस चीज ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। मेरे चाचा तो उनसे मिलने तक नहीं गए। हर कोई उनसे और उनकी हरकतों से तंग आ चुके थे। शायद उन्हें अपनी सजा पूरी करने के बाद वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि वो जेल में ही मर जाए। आखिरकार वो वहीं थे जहां मैं बचपन में थी। उनका कोई नहीं था और अब वो असहाय थे। उन्हें वही मिला जिसके वो हकदार थे, और निस्संदेह मैंने अपने प्यारे पापा से मुलाकात की। मैंने उन्हें इन सब के ब्राइट साइड की तरफ देखने को कहा। कम से कम वो अकेले नहीं थे और उसे चिकित्सा हेल्प मिल रही थी। ये उनके बिना शराब के बिताए हुए सबसे लंबा समय था। मैंने कहा कि उन्हें जेल से नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो रहा है। मैंने उन्हें ये बताकर हमारी बात खत्म की कि वो जहां थे वो वहीं रहने के हकदार थे और उन्हें तो शायद नरक में भी जगह ना मिले। कुछ समय बाद मैं और मेरे पिता की कहानी पर वापस आते हुए, आयशा और मैं क्लियर कारणों से कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन जब मैं आखिरी बार अपनी चाची और चाचा से मिलने गई तो मेरी चाची ने उसके बारे में जो पता था बोलना शुरू कर दिया। मेरी चाची को कैसे पता? आयशा के करीबी दोस्तों में से एक मेरी चाची के साथ शाम में योग क्लास में जाती है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूं। उसने भी मुझे परेशान किया है, इसलिए ये सुनकर कि वो भी परेशानी में है, सुनकर मुझे अच्छा लगा। आयशा को अपने किए का भी फल मिल गया। उसके लिए सब चीजें शुरुआत में सही चल रही थीं। उनके पास एक घर था
और उनकी ज़रूरत की हर चीज़ थी। पिछली शादी में दुर्व्यवहार की शिकार होने के कारण सभी को उससे सहानुभूति थी। आयशा बेतहाशा खर्च करती रही और हफ्ते में 3 दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती रही। पैसे के प्रति उसके सोच के कारण उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच दरार पैदा हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को ये पसंद नहीं था कि वो अपना सारा पैसा बेवकूफ़ी भरी चीज़ों पर खर्च करे। वे बहस करते रहे और उसने धमकी दी कि अगर उसने अपना रवैया नहीं सुधारा तो वो उसकी जिंदगी से चला जाएगा। जब आयशा बुरी तरीके से बीमार पड़ गई तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वो कार, ढेर सारा कैश और गहने लेकर भाग गया। उसने आयशा और सार्थक को छोड़ दिया। सार्थक ने अपनी माँ कहा कि उसकी हरकतों की वजह से उसे यही मिलना चाहिए था। दोनों ने घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम किए। जब पुलिस ने मेरे पिता को गिरफ्तार किया तो उन्होंने आयशा से भी पूछताछ की थी। उसे खुद को मुसीबत से बाहर निकालना आसान था क्योंकि उसका उन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो बस खर्च करना चाहती थी, जो अब उसके लिए असंभव हो गया था। उन्हें अपना अधिकांश सामान बेचना पड़ा। सार्थक ने भी बुरे काम करने शुरू कर दिए, जैसे कि चोरी करना। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया, लेकिन उसके लिए काम पाना मुश्किल था। वो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पा रहा था और उसके गर्देश लगातार गिरते जा रहे थे। सार्थक ने आयशा को सचमुच कठिन समय दिया। आयशा और सार्थक लगातार बहस करते थे और वो कहता रहता था कि जैसे ही वो और बड़ा हो जाएगा वो अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। आयशा खुद को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बेताब हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि वो उतनी यंग नहीं थी कि किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित कर सके, इसलिए ये उसके प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं था। उसे बहुत अकेलापन भी महसूस होता था। उसके दोस्त उसके साथ बाहर नहीं जाते थे क्योंकि वे अधिक संपन्न लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, और जैसा कि वे कहते हैं, एक तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। इसलिए जल्द ही उसे अपने लिए एक नया आदमी मिल गया। वो बहुत अमीर है, उसका कोई वारिस नहीं है और वो पहाड़ों जितना बूढ़ा है। वो उसके साथ चली गई और उसके बाद किसी ने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना। कम से कम उसे अपने हिस्से का नरक मिला और उसे एहसास हुआ कि जब आप बीमार होते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं करता है तो कैसा महसूस होता है। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि एक अच्छा परिवार कैसा होता है, क्योंकि वो हर चीज से ज्यादा पैसे को महत्व देती है। मुझे खुशी है कि हर किसी को अपने हिस्से का दर्द मिला, भले ही उन्होंने अपना सबक नहीं सीखा हो। लोग कभी नहीं बदलते। मैंने फैसला लिया है कि मुझे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और कहानी अंत यही होता है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।